हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की डाइवर्सिटी क्या होती है और डाइवर्सिटी होना हमारी लाइफ में क्या ऐड करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डाइवर्सिटी इन इंडिया यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, खाना, डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पर हम इंडिया की डाइवर्सिटी को कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एट लास्ट सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। चलिए जानते हैं इनके बारे में और डिटेल में। नंबर 1, रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी धार्मिक विविधता। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन, जहां हमें बहुत से रिलीजियस ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जोरास्ट्रियनिज्म। इन सभी धर्मों में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म का जन्म इंडिया में हुआ है। धार्मिक रूप से विविध होते हुए भी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जहां सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। नंबर 2, कास्ट डाइवर्सिटी। इंडिया में लेटर वैदिक पीरियड से ही हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जहां हम अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं और एक हिरार्की बनी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और अंत में शूद्र आते हैं। इस सिस्टम की वजह से हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को बढ़ावा मिला है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 3, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। India has a many as 1652 languages and dialect, यानी भारत में 1652 से ज़्यादा भाषाएं और डायलेक्ट देखने को मिलते हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। नंबर 4, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया इज डाइवर्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो ज्योग्राफिकली, यानी भारत न केवल अपने लोगों बल्कि भौगोलिक रूप से भी भिन्न है। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयस स्थित हैं। यहाँ हमें ड्राई फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, फर्टाइल प्लेन्स और आइलैंड्स देखने को भी मिलते हैं, जिस वजह से यहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की रिच वैरायटी देखने को मिलती है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग और कल्चर को भी अफेक्ट करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ ड्रेसेस, फूड, कस्टम एटसेट्रा। नंबर 5, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। यही ज्योग्राफिकल फैक्टर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक कंडीशन को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन में रहने वाले लोग ज़्यादातर फार्मर्स हैं, क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल है, इसीलिए एग्रीकल्चर यहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। पर ठंडे इलाकों में एग्रीकल्चर संभव नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ पड़ती है। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन कैटल रेयरिंग है, जबकि कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है। नंबर 6, सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी यानी लोगों का रहन सहन, फूड, ड्रेसिंग स्टाइल अलग होना। किसी भी जगह के लोगों की फूड हैबिट्स वहां पर मिलने वाले रॉ मटेरियल पर आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु के लोग वीट से ज़्यादा राइस खाते हैं, वहीं पंजाब के लोग राइस से ज़्यादा वीट खाते हैं, क्योंकि वहाँ वीट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा केरला, गोवा, वेस्ट बंगाल में फिश इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ के लोग फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात की जाए अगर ड्रेसेस की, तो धोती इंडिया के डिफरेंट भाग में या अलग अलग स्टेट्स में पहनी जाती है और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे तमिल में इसे वेस्टी, उड़िया में इसे धोती, गुजराती में धोतियू और असमीज में सूर्यो कहा जाता है। तो देखा आपने इंडिया में कितने तरह की विविधता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हाउ इंडिया बिकम लाइक दिस, यानी हम विविधता को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और इंडिया इतना भिन्न कैसे बना। आज हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या पुराने समय में ये संभव था? जब तक इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय क्या हुआ करता था? उस समय लोग शिप्स, हाउसेस, कैमल्स या पैदल यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और कई बार लोग इसी यात्रा के दौरान नए नए लैंड और प्लेसेस की खोज भी किया करते थे और उन्हें नई जगहों पर सेटल भी हो जाया करते थे और इसी वजह से ही लोगों का
नई जगह पर सेटल होने की शुरुआत होती है। जैसे ही लोग नई जगहों पर सेटल होना शुरू करते थे, पर वो अपनी पुरानी चीजें छोड़ नहीं पाते थे और कई बार वो नए और पुराने कल्चर को मिक्स कर दिया करते थे। इसी वजह से एक नई कल्चर को जन्म देते थे। हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे डिफरेंट कल्चर ने लोगों की लाइफ को शेप किया है। इसके अलावा जब लोग किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, तब भी हमें विविधता देखने को मिलती है। जैसे समुद्र के पास रहने वाले लोगों का रहन सहन पहाड़ों में रहने वाले लोगों से काफी अलग है। यही डाइवर्सिटी हमें उनके काम में भी देखने को मिलती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किसी रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं केरला और लद्दाख को। पहले बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख, जो इंडिया के कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बर्फ पड़ती है। यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है। पानी पीने के लिए यहाँ के लोग मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड करते हैं। शिप रियरिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, यानी भेड़ों को पालना। इससे उन्हें पश्मीना वूल मिलती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर इसी वूल को कश्मीर के लोगों के साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ के लोग मीट, मिल्क, चीज़, बटर खाते हैं। हर फैमिली के पास गोट, काऊ या याक्स होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग बुद्धिज़्म और इस्लाम के रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं होते। लद्दाख में बहुत से ट्रेड रूट मौजूद हैं और इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का कल्चर तिब्बत से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। बुद्धिज़्म यहाँ लद्दाख के जरिए ही तिब्बत में पहुँचा। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। तिब्बत के नेशनल एपिक केसर सागा का लोकल वर्जन यहाँ के मुस्लिम और बुद्धिस्ट के द्वारा गाया जाता है और परफॉर्म भी किया जाता है। लद्दाख के बाद बात करते हैं केरला के बारे में। केरला इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थित है। इसके एक साइड में हिल, वहीं दूसरी साइड में सी है। यहाँ पर बहुत से स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं जैसे कार्डामम, क्लोव। इन मसालों की वजह से ट्रेडर्स इस जगह की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए। सबसे पहले यहाँ जूस और अरब ट्रेडर्स का आना जाना शुरू हुआ। माना जाता है कि सेंट थॉमस यहाँ करीब 2000 साल पहले आए थे और क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। बहुत से अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए और यहीं सेटल हो गए, जैसे इब्न बतूता जो यहाँ करीब 700 ईयर्स अगो आया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रैवलॉग लिखा जिसमें उन्होंने मुस्लिम लोगों की लाइफ के बारे में जिक्र किया। पोर्तुगीज ने इंडिया से यूरोप को डिस्कवर किया जब वास्को डी गामा अपने शिप के साथ यहाँ पहुंचे। इन्हीं सब कारणों से केरला की हिस्ट्री काफी इन्फ्लुएंस हुई है और इसी वजह से केरला के लोग डिफरेंट रिलीजन जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ फिशिंग के लिए जो नेट यूज किए जाते हैं वो एग्जैक्टली चाइनीज फिशिंग नेट जैसे लगते हैं, इसलिए उन्हें चीना वाला भी कहा जाता है। इवन फ्राइंग के लिए जो इन लोगों के द्वारा बर्तन यूज किए जाते हैं उन्हें चीना चट्टी कहा जाता है। माना जाता है कि वर्ड चीना यहाँ चाइना से आया है। यहाँ राइस ग्रो किया जाता है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ फिश राइस खाना पसंद करते हैं। तो देखा आपने कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी जगह को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ लोग डिफरेंट रीजन से आते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर फिर भी अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया तब मैन, वुमेन जो डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एक साथ आकर उन्हें अपोज किया। ब्रिटिशर्स को लगता था कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं, पर इंडिया के लोगों ने शो किया कि कैसे वो डिफरेंट होते हुए भी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए यूनाइटेड है। जलियांवाला बाग मैसेकर, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इसी मैसेकर के बाद मैन, वुमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर ने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा, इंडियंस के ऊपर यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट बाहर से लाकर नहीं थोपे गए, बल्कि इंडियंस पहले से ही एक दूसरे के कस्टम, बिलीफ
को टॉलरेंस करने की क्षमता रखते थे। नेहरू ही थे जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे फ्रेजेस को कॉइन किया। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।